खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर है 5 की पंचायत में हूं आपके साथ रीमा पराशर। जब इंडी गठबंधन बना था तो ऐसा लग रहा था कि एनडीए को, बीजेपी को यह गठबंधन कुछ हद तक चुनौती भी दे सकता है और मुकाबला 2024 के लोकसभा चुनाव का कुछ पैना होने वाला है। लेकिन एक एक करके गठबंधन टूटता गया और अब जबकि ममता बनर्जी ने भी एकला चलो रे कह दिया है, दूसरी तरफ हम देखें तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के खिलाफ संजय निरुपम ने एक तरीके से धावा बोल दिया है। उद्धव ठाकरे भी अपना उम्मीदवार बिना कांग्रेस की रजामंदी के मैदान में खड़ा कर चुके हैं। पंजाब में दिखाई दिया कि अरविंद केजरीवाल एकला चलो रे कर ही चुके हैं। सिर्फ दिल्ली में गठबंधन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का हो पाया। तो दक्षिण से लेकर दिल्ली तक हर जगह पर लग रहा है कि हवा हवाई सा हो गया है इंडी गठबंधन। लेकिन दूसरी तरफ जब देख रहे हैं तो एनडीए की तरफ से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परिवारवाद और भ्रष्टाचार, इन दो मुद्दों को लेकर विपक्ष को निशाने पर रखे हुए हैं। लोगों का समर्थन मिल रहा है और 400 पार का नारा लग रहा है। तो एक तरफ मजबूत अलायंस एनडीए है, दूसरी तरफ बिखरा बिखरा सा या कहें एकला चलो का नारा देने वाला यह अलायंस दिख रहा है, जहां वामपंथी दल भी आमने सामने है ममता बनर्जी के, और ममता ने हर राज्य में अकेले चलने का ऐलान कर दिया है। आज इसी पर जरा चर्चा करने की कोशिश करेंगे। बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे भी, लेकिन सबसे पहले उन बयानों और तस्वीरों पर नजर डालते हैं जो इस खबर को लेकर चर्चा में है। তৃণমূল ভার্সেস বিজেপি, এখানে কংগ্রেস সিপিএম ওদের সাথে লড়াই চলবে। তৃণমূল কংগ্রেস এখানে বাংলায় একা লড়বে। ममता बनर्जी की अगर कोई अच्छा सोच होती तो कम से कम गुजरात में गठबंधन से एक सीट की मांग कर लेती कि मेरा एक ही उम्मीदवार खड़ा होगी। गुजरात से उनके नाम है यूसुफ पठान, लेकिन यहां उनको इसलिए भेजा गया कि आम लोगों में ध्रुवीकरण हो, बीजेपी को मदद मिले और कांग्रेस पार्टी हारे। तृणमूल कांग्रेस ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि वो अकेले लड़ेंगे चुनाव। अब इसके आधार पर बाकी इंडिया पार्टी उनको तय करना है कि किस तरीके से जाएंगे। टीएमसी कभी बंगाल के लोगों का पर भरोसा किया ही नहीं, और जो सज्जन अच्छे ऐसे लिखे पढ़े बंगाली लोग उन पर भी नहीं। शाहजहां जैसा चोर डाकू माफियाओं पर भरोसा किया है। आज उनको कैंडिडेट नहीं मिल रहा है तो बंगाल, बिहार से, झारखंड से, क्या बोले उड़ीसा से, गुजरात से उनको कैंडिडेट लाना पड़ रहा है। कांग्रेस धरी की धरी बैठी रहेगी, बोलती रहेगी कि हमारे साथ चर्चा कीजिए। पहले भी ममता बनर्जी ने कहा था कि 2 सीट मिलेगी, लेना है तो लो वरना जाओ, 40 सीटें तुम्हारी देश भर में नहीं आने वाली है। यही है इनका गठबंधन। नो मिशन नो विजन, केवल कंफ्यूजन, कॉन्ट्रडिक्शन, पॉलिटिक्स ऑफ ऑब्सेशन विद मोदी। मोदी जी को गाली दो और डिवीजन वाले कार्ड खेलो। बसपा के लिए मैंने पहले भी कहा, आज भी मैं कहूंगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को हमें हटाना है तो सभी समवैचारिक ताकतों को साथ में आना होगा। कल अंधेरी के नागरदास रोड के नाके पे जो बची खुची शिवसेना है उसके प्रमुख आए और उन्होंने अपने उम्मीदवार की, एमवीए के उम्मीदवार की घोषणा कर दी। जिस व्यक्ति का नाम शिवसेना की तरफ से आ रहा है एमवीए के उम्मीदवार के तौर पर, वो खिचड़ी घोटाले का अभियुक्त है। उस पर आरोप है कि 1 करोड़ 60 लाख रुपए का रिश्वत उसने चेक से लिया है। संजय निरुपम जी कांग्रेस पार्टी के एक नेता हैं, एक व्यक्तिगत उन्होंने अपनी एक इच्छा जाहिर की है, कुछ चुनाव लड़ना चाहते हैं तो वो कांग्रेस पार्टी से कहें, न कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या खुलेआम कहें। अब कांग्रेस पार्टी उन्हें कितने गंभीरता से लेती है, नहीं लेती है, कांग्रेस पार्टी जाने। तो इस टूटे हुए गठबंधन के केंद्र में अगर कोई पार्टी दिख रही है तो वो कांग्रेस है। हर कोई ठीकरा कांग्रेस पार्टी के सर फोड़ रहा है और लगातार जो आरोप लग रहे हैं वो भी कांग्रेस पर लग रहे हैं कि कांग्रेस इन दलों के साथ सीटें अभी तक तालमेल में नहीं लेकर आ पाई है और इसी की वजह से इतनी देर हो चुकी है। संजय निरुपम ने तो ये बात तक कह दी कि दूसरा गठबंधन
पूरी तरह से चुनाव में जुट चुका है, लेकिन हमारे यहां तो अभी तक बात ही चल रही है। ऐसा होगा तो जनता तो कंफ्यूज होगी। यही एक मुद्दा है जिसको लेकर आज जरा चर्चा करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। मैं परिचय अपने खास मेहमानों का आपसे करा देती हूं। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी जी मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर प्रोफेसर अजय उपाध्याय भी कुछ ही देर में जुड़ने वाले कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए। इसके साथ हमारे साथ संजय शर्मा जी हैं जो कि तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और साथ ही हमारे साथ विजय कृष्णा जी जुड़ रहे हैं जो कि शिवसेना शिंदे गुट के प्रवक्ता हैं। आप सभी का बेहद ही स्वागत है। लेकिन संजय शर्मा जी, मैं आप ही से सवाल करना चाहूंगी क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने आप ही के ऊपर आरोप लगाया है कि आप बीजेपी का एक तरीके से साथ दे रहे हैं, जिस तरह से एकला चलो रे की घोषणा की। तो क्या बीजेपी के साथ मिली हुई है तृणमूल कांग्रेस बंगाल में? देखिए, तृणमूल कांग्रेस की जहां तक बात है, तृणमूल कांग्रेस बंगाल की जनता से मिली हुई है। तृणमूल कांग्रेस बंगाल की जनता के स्वार्थ को, हितों को और देश के व्यापक विकास की और अवधारणा जो जनता की है उसको मजबूती करने के दिशा में काम करती है। और जहां तक वर्तमान में सीट, कल हमने जो सीट 42 लोकसभा के जो कैंडिडेट डिक्लेयर किए हैं, ये हमारी पहले से ही रूपरेखा बनाई हुई थी। हम अपने सिद्धांतों पर चलते हैं और नियम अनुसार समय के साथ साथ हम लोग काम करने में विश्वास रखते हैं। अभी चुनाव, आपने पहले भी ये ध्यान दिया होगा कि जब जब चुनाव होते हैं, हम लोग चुनाव के घोषणा होने के पूर्व ही अपनी जो लिस्ट है वो तैयार कर लेते हैं और डिक्लेयर कर लेते हैं। हम लोग समय के अनुसार चलते हैं। कांग्रेस पार्टी की इसमें कहीं ना कहीं कोई कमी रही होगी, कहीं ना कहीं उनकी तरफ से कोई संवादहीनता रही होगी। इस वजह से ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता जब तक जुड़े तब तक मैं जरा शिवम त्यागी का रुख करना चाहूंगी। शिवम त्यागी, एक तरफ संजय निरुपम कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे आपके साथ मिले हुए हैं और आपका एक तरीके से साथ दे रहे हैं, दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस के लिए भी यही बात कही जा रही है। तो क्या ऐसा कुछ है कि अंदर खाने मायावती के साथ, ममता बनर्जी के साथ, उद्धव ठाकरे के साथ कोई बीजेपी का अंदरूनी तालमेल हो गया है? देखिए, एक चीज तो है रीमा जी, कहीं ना कहीं तालमेल तो है भारतीय जनता पार्टी का। हर एक पार्टी में जो भी नेता कुछ भी बोलता है उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट फायदा भारतीय जनता पार्टी को ही होता है। जो भी करे, आप देखिए ना जिस तरीके से तमाम चीजें होती हैं, आप अगर पब्लिक में आके इस तरह की बातें करेंगे, संजय निरुपम आकर बोलते हैं शिवसेना को कि जो भी बची कुची शिवसेना है उनका जो कैंडिडेट है वो खिचड़ी घोटाले का अभियुक्त है। ठीक है, छोड़ दीजिए उसको। उधर अधीर रंजन चौधरी ममता दीदी को गाली देते हैं तो एक्सपोज होते हैं, ममता दीदी अधीर रंजन चौधरी जी को गाली देते हैं तो एक्सपोज होते हैं। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? हम तो चुनाव में हैं भाई, हम किसी से लड़ नहीं रहे। अधीर रंजन चौधरी जी को कुछ नहीं कह रहे या फिर ममता दीदी को नहीं, उनकी नीतियों को नकार कर, उनकी नीतियों पर जो है जनता के बीच में बात कर जिस तरीके से संदेश खाली पर उनका रवैया रहा, उसको लेकर जनता के बीच में जाहिर है अब जो पार्टी जनता के बीच में रहेगी, जो पार्टी जनता से संवाद स्थापित करेगी, अल्टीमेटली तो वही जीत कर आएगी। अब ये परिवार है, पिछले 6 महीने से लगातार हर महीने 2 महीने में एक 5 स्टार चाय पी लेते हैं, चाय पी के एक दूसरे के साथ बैठ जाते हैं और बैठने के बाद जैसे ही मीटिंग से बाहर निकलते हैं एक दूसरे को गाली देना शुरू कर देते हैं। प्रताप बाजवा को उधर कह दिया, भगवंत मान ने कह रहे आपकी हिम्मत है कि आपकी औकात है कि आप सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ बैठकर सीट डिस्कशन कर सके, वो हम करते हैं। तो आप सोचिए जिस गठबंधन का हाल ये है उस पर जनता कैसे विश्वास करेगी? और पहली बात तो यह, जिसको गठबंधन वैसे भी कहना नहीं चाहिए, ममता बनर्जी ने अपनी सीटें अनाउंस कर दी हैं, पंजाब में जिस तरीके से दिन रात हंगामा है, महाराष्ट्र में जिस तरीके से दिन रात हंगामा है, मुझे नहीं लगता जिस तरीके से, अगर मैं बात करूं वायनाड में खासतौर पर राहुल गांधी के सामने एनी राजा को ऑलरेडी उतार दिया गया, तो गठबंधन नहीं है। तो जाहिर है, मैं मानता हूं कि 140 करोड़ की जनता ने मान लिया है कि मोदी जी ने बोला करने का तो करने का, अब की बार 400 पार तो 400 पार, उसमें थोड़ी बहुत जो कमी पेशी है उसको पूरा कर देते हैं इन लोगों के बयान। जो भी कुछ कहते हैं भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऐसे ही बोलते रहे और कंट्रोवर्सी करते रहे। प्रोफेसर अजय उपाध्याय अगर हमारे साथ जुड़ चुके हैं तो मेरा सवाल अब सीधे उन्हीं के लिए है, अजय उपाध्याय के लिए। अजय जी अभी तक लगता है अजय जी जुड़े नहीं हैं। कांग्रेस भाई, कांग्रेस ही है वो एक डायलॉग आपको याद होगा कि मैं देर से आता नहीं देर हो जाती है वाला मामला है। वो राजा पार्टी के लोग हैं, कहीं समय से नहीं पहुंच सकते। ठीक है, मैं जरा दूसरे मेहमानों के पास आऊं, लेकिन एक बार फिर से मैं संजय जी आप ही के पास आना चाहूंगी, क्योंकि जो लिस्ट देखने में आई है ममता बनर्जी के, वो बयान भी सबको याद है। जब दीदी कहा करती थी कि बीजेपी बाहरी लोगों को ले लेकर बंगाल में आ रही है, लोग देख रहे हैं बीजेपी के पास अपने बंगाली लोग हैं नहीं। लेकिन अब जो लिस्ट आपकी आई है उसको लेकर के भी तो यही सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्यों बाहरी लोगों को बिहार से लाकर बंगाल में टिकट दिए गए? क्या ममता बनर्जी और आपकी पार्टी के पास भी लोगों की कमी थी?
वही आरोप अब आप पर लग रहे हैं। संजय शर्मा जी, आपके लिए सवाल था। मुझे लग रहा है संजय शर्मा जी भी फ्री। संजय जी, आवाज आ रही है आप तक? अब आ रही है। मेरा सवाल यही था कि एक तरफ ममता बनर्जी बीजेपी पर आरोप लगाती थी कि आप बाहरी लोगों को बंगाल में लेकर आ रहे हैं और जनता को समझ आ रहा है, लेकिन आपकी जो लिस्ट आई है उसमें भी तो कितने बाहरी लोग, बाहरी चेहरे दिखाई दे रहे हैं। तो क्या आपके पास भी लोगों की कमी हो गई है कि कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे थे, इसलिए बाहर की स्टेट से लेकर आए आप भी? कैंडिडेट की अधिकता है हमारे यहाँ हम लोग पहले से सारी चीज प्लान करके चलते हैं। और बीजेपी ये बात आज जो बढ़ चढ़कर बोल रही है, बीजेपी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। कहां से कहां उन्होंने भी बाहर से कैंडिडेट इंपोर्ट किया था पवन सिंह जी को। पवन सिंह जी ने ना कर दिया कि हम नहीं खड़ा होंगे, वो उन्होंने ना कर दिए। यही क्रेडिबिलिटी है तृणमूल कांग्रेस की, जिन पर हाथ रख दे और लोग यहाँ बोलते रहते हैं। हम जिन्हें कैंडिडेट देते हैं वो शान से फाइट करते हैं, वो बैक नहीं हो जाते। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। संजय जी, सवाल ये नहीं था संजय जी, मेरा सवाल था कि बाहरी लोगों को आपने भी टिकट दिया, जबकि आप बीजेपी को कहते थे कि बाहरी लोग बीजेपी उतार रही है। आपने भी तो बाहर की स्टेट्स को से लोग बुलाकर टिकट दिए ना। हम जो कहते रहे हैं, हमने ये कहा है कि बीजेपी चुनावी मैदान में जब भी बंगाल में उतरती है, बंगाल में चुनाव प्रबंधन का काम वो पूरा का पूरा बाहर से आउटसोर्स करके चुनाव प्रबंधन करती है। तो दोनों में फर्क क्या है? बातों पर कहा था, दोनों में फर्क क्या है? कहा था। अब यूसुफ पठान को देख लीजिए, शत्रुघ्न सिन्हा को देख लीजिए, या फिर अच्छा कीर्ति आजाद, ये तीन कैंडिडेट्स तो सामने ही है ना संजय जी। नहीं कही हमने कैंडिडेट्स के लिए ऐसी बातें नहीं कही। और कीर्ति आजाद हमारी पार्टी से जुड़े हुए हैं, शत्रुघ्न सिन्हा जी जुड़े हुए हैं, यूसुफ पठान जी नए आए हैं और हमारे विचारधारा से एक लंबे समय से जुड़े हुए थे। इस बार हमने उनको मैदान दिया है। तो संजय जी, क्या पब्लिक अब आपसे सवाल पूछेगी या नहीं पूछेगी? अरे सर, पब्लिक अब आपसे सवाल पूछेगी या नहीं संजय जी? हमने जिस बात पर अध्ययन कर लीजिए, पब्लिक आपसे सवाल पूछेगी या नहीं संजय जी? पार्टी है जो कहती है वो करती है। संजय जी, पब्लिक आपसे ये सवाल पूछेगी या नहीं पूछेगी कि बंगाली अस्मिता और बंगाली मानुस, उससे हटकर आपने भी तो लोग बंगाल में दे दिए हैं ना, तो सवाल तो आपसे भी पूछेगी जनता चुनाव में। चलिए, आज सिग्नल्स का कुछ मेजर इशू है। मैं प्रोफेसर अजय उपाध्याय जुड़ चुके हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके जुड़ने से पहले इस मुद्दे पर बहस चल रही थी कि तृणमूल कांग्रेस जिसने एकला चलो रे कह दिया है, दूसरी तरफ संजय निरुपम उद्धव ठाकरे के सामने कहते हैं कि उन्होंने बीजेपी की मदद की है। तृणमूल कांग्रेस के लिए आपकी पार्टी के लोग कह रहे हैं, अधीर रंजन चौधरी, की वो एक तरीके से बीजेपी की मदद कर रही है। पंजाब में आम आदमी पार्टी को कहा जा रहा है कि वो बीजेपी की मदद कर रही है। और ब्लेम सभी लोग कांग्रेस पार्टी पर डाल रहे हैं कि कांग्रेस ने इतनी देर कर दी बातचीत करने में सीट शेयरिंग को लेकर कि सबको अपना अपना रास्ता तय करना पड़ा है। पहली बात कि ममता जी हर उस मीटिंग में साथ रही, टीएमसी के हमारे साथी हैं, ये बताएंगे। अभी तक जितनी भी इंडिया गठबंधन की मीटिंग हुई है सब जगह वो साथ थी। एक ब्लेम आता है कि कम्युनिस्ट मित्रों के साथ आपने समझौता किया इसलिए उनको प्रॉब्लम है। तो कम्युनिस्ट तो उस समय भी थे जब सब जगह मीटिंग हो रही थी, चाहे सीताराम येचुरी जी थे, चाहे डी राजा साहब थे। आम आदमी पार्टी की जो बात आपने कही है, दिल्ली में हमारा समझौता हुआ है, पंजाब में ठीक बात है, वहां की परिस्थितियां अलग है और वहां के हिसाब से जो है हमारे जो लोकल लीडर हैं उनको दिक्कत हो रही थी आपस में दोनों में। बंगाल की भी बात यदि करें तो आपसी लीडरशिप में दिक्कत है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि भाई भाजपा को हराने के लिए तो सबको एक मंच पर आना था और यूनिलैटरल डिसीजन नहीं लेना था। उत्तर प्रदेश में आखिर यही बात हुई थी, सीट का वहां पे डिक्लेरेशन हुआ था, तो अखिलेश जी ने इस बात को समझा और कांग्रेस पार्टी के लोगों ने भी समझा और फिर समझौता भी हो गया। अब बात तो ठीक है, ये सब बात अपनी जगह पे है। जब समझौता होता है, गठबंधन बनता है, तो समस्याएं भी रहती हैं अलग अलग तरह से और उसको हमको ध्यान देना पड़ता है। हमारी भी कुछ मजबूरी थी और जो परिस्थिति भाजपा और बाकी हमारे साथियों में है, ये लोग एकदम कह रहे हैं कि इनके यहाँ सब ठीक ठाक है।
कभी इस पर भी चर्चा होती। आज 2 सांसद कल और आज लगातार भाजपा के सांसद ज्वाइन किए कांग्रेस। सब ठीक था तो क्यों हमारे यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं चूरू और हिसार के सांसद? ये तो हमारे यहाँ आए हैं, भाजपा के अभी एग्जिस्टिंग सांसद हैं। इसके अलावे दुष्यंत चौटाला जी का आप तो देखिए कि क्या हाल है हरियाणा में। अलायंस हो गया हो तो बताएं। वो शिंदे गुट पर लट्ठम लट्ठा किए हुए है, वो भी आपने देखा। चाचा भतीजा वहां तलवार एक दूसरे से निकालने पड़े हैं। बिहार में चिराग जी और पशुपति जी केंद्र में मंत्री हैं, दोनों साथ हैं। तो मेरा कहना है कि जब दूसरे पार्टियों का जब साथ में समझौता होता है तो थोड़ी बातें ऊपर नीचे होंगी, लेकिन अंतिम दौर में क्या हुआ, कौन जनता के मुद्दों पर बात करने के लिए और जनता के बीच में जाकर के जनता के हित की बात करेगा, उसी को जनता मानेगी। हमारे जो नेता है लगातार जनता के बीच जा रहे हैं और जो जनता के जन मुद्दे हैं उस पर बात कर रहे हैं। हम हवाई बात नहीं करते, कभी एयरप्लेन नहीं चलाते, कभी समुद्र में नहीं घुस जाते, कभी काजीरंगा नहीं पहुंच जाते। हमारा काम है समुद्र का इससे आंदोलन करना, न्याय और हक की लड़ाई। अरे रुकिए, जनता का काम है। शिंदे गुट की बात कही, शिवम त्यागी से मैं रिप्लाई लूंगी, लेकिन शिंदे गुट से हमारे साथ विजय शंकर भी जुड़ गए हैं। तो विजय जी से भी मैं जरा पूछना चाहूंगी कि विजय जी, कोई सिर फुटावल चल रही है क्या आपके बीच में, एनसीपी और बीजेपी के बीच में, जो आरोप अजय जी लगा रहे हैं? अनम्यूट कीजिए। मेरा आवाज आ रही है? yes, मैडम बोलिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये आके अमृत काल है। जो 2019 में कुछ गड़बड़ हुआ है, ये 50-50 फॉर्मूला के विषय, ये अब नहीं होना चाहिए। आपको मैं यही कहना चाहता हूँ, आज जो महायुति सरकार है, ये आके बाला साहब ठाकरे जी की आशीर्वाद से चल रही एक सरकार है। कोई भी इसको नहीं भूलना चाहिए। और एक मुख्य विषय है कि महाराष्ट्र में कभी भी शिवसेना आके अग्रज है। भारतीय जनता पार्टी हमारा अनुज है, इसमें कोई संदेह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से हमारा संबंध आके आत्मीय संबंध ही नहीं है, हिंदुत्व संबंध भी है। आप जब भारत देश में पूरा राष्ट्रों में देखा तो प्रो इंक्यूमेंसी वेव है। एनडीए के पक्ष में प्रो इंक्यूमेंसी वेव है। अगर आप तमिलनाडु में एक सर्वे लिया तो, या केरला में सर्वे लिया तो 5-6 सीट बढ़ने वाला है। और हम क्या पूछ रहे हैं कि महाराष्ट्र में शिवसेना आके 50 साल से ज्यादा से ही वहां रहा है, इसलिए हम कह रहा है अभी एक 50% लीजिए, हम भी 50% लेंगे। और शंभू राजे देसाई जी शिवसेना शिंदे लीडर ने कह रहा है कि हमको 23 सीट्स मिलना चाहिए। और अगर आप 2019 में लोकसभा चुनाव में हमारा जो वोटिंग परसेंट देखा तो ये आके 23.5% है। 1,25,00,000 वोटर हमारे साथ है। और आपको ये भी कहना चाहता हूं कि धनुष बाण आके शिवसेना हम शिंदे जी का पक्ष में है। आप ऐसा भी मतलब समझिए कि शिवसेना आके अब विभाजन हुआ है, इसके कारण से जो अमित शाह जी हमको देता है उतना ही सीट हम लेना चाहिए, ये गलत बात है। और एक उदाहरण भी आपको मैं देना चाहता हूं। जब 2019 में आंध्र प्रदेश में लोकसभा चुनाव हुए हैं, इसमें बीजेपी को 3 लाख वोट भी नहीं है, नोटा से कम आ गया है। विजय जी, मैं थोड़ा सा इसमें इंटरप्ट करना चाहूंगी, क्योंकि आपने जो पिछली बार के चुनाव की बात कही, उसमें 50-50 जब हुआ था तब भी आपसे ज्यादा सीटें तो बीजेपी की आई थी ना। तो अनुज की बात जहां तक आती है, वो कैसे हो गया अनुज? अब बीजेपी अनुज तो नहीं रही ना, क्योंकि बीजेपी की सीटें आपसे ज्यादा रही। दूसरी तरफ अब आपकी पार्टी टूट चुकी है, आपकी पार्टी में एक गुट दूसरा हो चुका है। तो बीजेपी को अनुज कहना अब आपको लगता है सही है? जिसकी सीटें ज्यादा, जिसके पास ज्यादा पावर, उसको तो बड़ी पार्टी कहेंगे ना। देखिए, हाँ, आपको मैं यही कहना चाहता हूं, जब ये विषय पूरा करने दीजिए। आंध्र प्रदेश में 1% वोटिंग भी नहीं है बीजेपी के लिए। जब पवन कल्याण जी, चंद्रबाबू नायडू जी ने इंद्रप्रस्थ गया है, अमित शाह जी ने 10 लोकसभा सीट डिमांड किया है, आखिर कितने सीटों में वो परमानेंट हो गया है? वो परमानेंट आके 6 लोकसभा सीट। और आके
एक मौका दीजिए, और आके 6 असेंबली सीट में फिक्स हो गया है। मैं कहना चाहता हूं आपको 3 लाख वोट भी नहीं है, नोटा से कम है, इसके बावजूद भी आप 6 लोकसभा सीटों में लड़ने चाहते हैं। जी, इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि मुझे भी शौक लग रहा है ये जान करके, और शायद उनको भी लग रहा होगा कि आप बीजेपी के साथ हैं या बीजेपी के खिलाफ हैं। अगर ये पार्टी की ऑफिशियल लाइन है तो मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा। शिवम त्यागी इसका जवाब देंगे। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी या फिर जितने भी एनडीए वाले हैं वो यथार्थ के धरातल से कितना दूर होते हैं। संजय जी बीच में नहीं संजय जी, शिवम त्यागी के लिए सवाल है। थैंक यू। देखिए, एक चीज मैं सबसे पहले एक चीज कहना चाहता हूं कि जितना भी अभी तक एनडीए की तमाम बैठकें हुई हैं, जितने भी अभी तक जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, सब बेहद शांति से हुआ है। आने वाले समय में भी अगर कोई किसी तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, हम शांति से उसको बिल्कुल निपटाएंगे और सबसे बात करके संवाद स्थापित करके करेंगे। जहां तक बड़ी छोटी पार्टी का विषय, मुझे लगता है अब भारतीय जनता पार्टी का साइज देखकर कोई भी बता सकता है कौन बड़ा कौन छोटा, लेकिन ये मुझे लगता है लड़ाई का विषय नहीं। अब अजय उपाध्याय जी ने बहुत सारी चीजें कही कि लट्ठम लट्ठा यहां हो रही है, वहां हो रही है। मैं आपको कहना चाहता हूं भाई, लट्ठम लट्ठा पर ही आपको कह देता हूं, आपका तो वो हाल है ना सूत में कपास और जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। और एक और चीज कहना चाहता हूं, अगर मैं आपके अर्जुन मोड़वाड़िया से लेकर और नेता गिनाने शुरू करूं तो मुझे लगता है 1.5 घंटा इसी प्रोग्राम में निकल जाएगा। और तीसरी बात, जहां तक स्थितियां हैं भाई, हमने नहीं कहा था कि आप गठबंधन बनाए, गठबंधन बनाने आप गए, 4-5 बैठकें आपने की, लड़ाई आज आपकी है। ममता बनर्जी आपसे खुश नहीं, भगवंत मान आपसे खुश नहीं, लेफ्ट वाले आपसे खुश नहीं, कोई राहुल गांधी के साथ बैठने को तैयार नहीं, क्योंकि पता है कि जहां राहुल गांधी के साथ मिल जाते हैं वही एकदम उनका नुकसान हो जाता है। स्थितियां इतनी खराब है कि जो अगर आपको इस समय चुनाव में होना चाहिए था, मेरे देश के प्रधानमंत्री तो चुनाव में है, रैलीज हो रही है जिस तरीके से, मेरे देश के गृह मंत्री तो डेली देश को एड्रेस कर रहे हैं किसी ना किसी विषय को लेकर। आज भी आपने देखा जिस तरीके से द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ है, तमाम चीजें आपके सामने है। हम तो लेकर पूरे तरीके से चुनाव में है। छोटे मोटे विषय किसी भी अलायंस में हो सकते हैं, किसी भी दल में होंगे, नेचुरल बात है। अगर विचारधारा 100 के 100% हमारी जो हमारा सिंगल गुट है उनसे, उस शिवसेना से अगर हमारा 100 के 100% हमारी बातें मैच होती तो वो हमारी पार्टी में होते। हर मुद्दे पर हम एक नहीं हो सकते, लेकिन इतना जरूर है कि छोटी मोटी जो दिक्कतें हम उसको सुलझा लेंगे। लेकिन सबसे बड़ा विषय, हम तो भाई पिछले 3 महीने से जनता के बीच में, आप कहां हैं? टिकट अनाउंस आपके नहीं होते, हालात आपके खराब हो रहे हैं, सीटों पर लोग आपके खड़े हो जाते हैं, राज्यों में आपको कोई जगह देने को तैयार नहीं। एक आम आदमी की वो कितनी, वो अमित शाह जी कहते हैं वो एक वो चवन्नी जितनी जो पार्टी है, वो भी आपको 5 मिनट हो गए। ठीक है अजय उपाध्याय जी जवाब दीजिए, क्योंकि जो शिवम त्यागी बात कह रहे हैं ना, यही बात बृंदा करात ने कही कि आपने केरला में वायनाड से राहुल गांधी को खड़ा किया लेफ्ट के खिलाफ, जबकि आपकी असली लड़ाई बीजेपी के खिलाफ अमेठी में होनी चाहिए थी। तो उन्होंने भी एक कटाक्ष आपके ऊपर किया जो शिवम त्यागी कर रहे हैं, आप ही क्या लाइन है? ठीक है, कटाक्ष करना चाहिए, राजनीति में अच्छी परंपरा है, एक दूसरे का वाद विवाद संवाद तर्क वितर्क होते रहना चाहिए। कटाक्ष भी उसका पार्ट होता है और खुशी होती है मुझे जब हमारे भाई शिवम जी इस तरह से बातें करते हैं। तो हाँ, ये इसके दायरे होने चाहिए। अब जैसे विजय कृष्ण जी ने कहा, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ रिमा जी, अभी के डेट में वो जो 40, 41, 42 जो भी इनके अलायंस पार्टनर है, ऊपर के 4-5 लोगों को के प्रवक्ता को बुलाइए और उनसे यहाँ पे साथ में चर्चा कराइए। मुझे लगता है उसमें से 90% प्रवक्ता जो है वो पार्टी के जो लाइन है अंदर से सभी नाखुश हैं। अब जैसे चिराग जी के और पशुपति जी के 2 कैंडिडेट को यहाँ खड़ा कर देती प्रवक्ता में, मान लीजिए आज इनको किया है कल उनको करा लीजिए, फिर देखिए भाजपा के साथ क्या लट्ठम लट्ठा दिखेगा। पर होता क्या है ना कि पब्लिक के डोमेन में जाकर के वही प्रश्न बार बार किए जाते हैं जो भाजपा को सूट करता है, और मीडिया को भी वही सूट करता है। आपकी बात में नहीं कर रहा हूं, बाकी मीडिया की बात कर रहा हूं। फिर अपने प्रमोट ले लीजिएगा। मैं मीडिया का मतलब एक आप ही नहीं है। हाँ। मीडिया में देश में बहुत सारे आज का भोपू मीडिया बनी हुई है देश में। अब बात आती है उन्होंने जो प्रश्न किया है, यही तो मैं भी कह रहा हूं शिवम जी, आप तो बहुत आज अच्छा तार्किक बात कहे कि जब अलग अलग विचारधारा के लोग जब मिलते हैं और गठबंधन है तो निश्चित तौर पे थोड़े से वैसे रहेंगे असहमतियां, और सहमति के बीच सहमति बनाने का प्रयास, यही लोकतंत्र है। लोकतंत्र की बुनियाद यहीं से शुरू होती है, अदरवाइज तानाशाही है। जहां सहमति नहीं है वहां दिखावा है, जहां आपस में विमर्श नहीं हो रहा है समझिए वहां दिखावा है, तानाशाही है। तो आपके यहाँ पे सब हम बार बार यही कहते हैं कि हमारे यहाँ है। अजय जी आपके यहाँ सब ठीक है? सिर्फ 10 सेकंड, चूंकि बहुत लंबा उन्होंने 5 मिनट बोला है, 4 मिनट 4.5 मिनट। मैं कह रहा हूं कि ठीक है, आपके नेता भाई प्रधानमंत्री जी हैं, उनका तो काम ही है, उनसे तो जनता अपेक्षा ही करती है। ठीक है, चुनाव के समय ही बहुत सारे उद्घाटन उनको याद आए और उद्घाटन भी वो कर रहे हैं, कम से कम इस बहाने जनता को कुछ लाभ मिल जाए। हमारा नेता तो साल भर से
यात्रा कर रहा है और जनता के बीच जाकर जनता के मुद्दों पर बात कर रहा है। आज भी आप पूछिए कहाँ है, आज भी गुजरात से निकले हैं लाखों की संख्या में, अब महाराष्ट्र की तरफ एंट्री हो रही है। और आपने देखा मणिपुर आपके नेता कितनी बार गए, प्रधानमंत्री जी तो हमको लगता है 15-20 बार मणिपुर चले गए हैं ना, कितनी बार गए, एक आध दो बार। ठीक है, अभी चुनाव होने दीजिए ना, जो भी आपको याद होगा, मुझे नहीं याद है, मुझे मौका दीजिएगा। ओके, शिवम त्यागी क्विक रिप्लाई याद होगा, यहाँ बाकी पैनलिस्ट को याद होगा या दर्शक देख रहे होंगे, जहाँ देश की इतनी बड़ी समस्या है वहाँ प्रधानमंत्री जी नहीं जा पाते, बेरोजगारी नहीं जुटता है। अब इनको रुक जाए, मैं तो इनके बीच में नहीं बोला, रुक जाइए, थैंक यू। देखिए फिर हम ही रुकेंगे, बीच में नहीं बोल रहा है, चलिए बोल लीजिए, क्या कर रहे हैं जज, ये आपकी आदत नहीं बोल लीजिए, आप ही को सिर्फ बोलना है, जब से लेके अभी तक बोल ही रहे हैं आप, बोलिए। अरे जब से लेकर कहा, ये दूसरी बार उनके पास जा रही है, दूसरी बार शिवम त्यागी के पास जा रही हूँ पूरे शो में, मैं आप कह रहे हैं बार बार, दूसरी बार उनका नंबर आ रहा है, तीसरी बार, 3 बार बोल चुके, चौथी बार बोलेंगे आप। 140 करोड़ का परिवार और हमारा भी घर परिवार देखता है भाई, कहते हैं कि कैसे लड़ते हो आप टीवी पर, थोड़ा सभ्य रह लेंगे तो घर में इज्जत मिल जाएगी कम से कम, अपनी खराब है तो है। हाँ, बहुत सभ्यता देनी चाहिए, सभ्यता का संस्कार। तो प्लीज रोकिए ना, अरे भाई जब व्यंग करोगे तो व्यंग आप इनको रोकिए ना, क्या है, मैं इनसे ज्यादा बेहतर बोल सकता हूँ। पॉइंट पर आते हैं ना अजय जी, पॉइंट पर आते हैं। अब उनका आपने इतने आरोप लगाए, जवाब सुनते हैं, फिर मैं आऊंगी आपके पास। सामने वाले को भी बोलिए, पॉइंट पर ही बात करें। गुजरात में फजूल की बात, यहाँ यदि बहुत व्यंग करने की क्षमता है उनमें, तो वो नाटक बहुत सारे लोग नाटक मंडली है उसमें चले जाएंगे, व्यंग करेंगे, व्यंग्यकार हो जाएंगे। ये मोदी जी भी आजकल बहुत अच्छा नाटक कर लेते हैं, भाजपा के प्रवक्ताओं को भी कोई नाटक कंपनी में ट्रेनिंग दे जा रही है, तो अच्छा बात है, आपको ट्रेनिंग मिली है तो उसका प्रदर्शन है जनता के समय का। आपने पूरा मौका लिया, पूरा बोला, आपने पूरी अपनी बात रखी। एक सेकंड शिवम, आपने पूरा अपनी बात रखी अजय जी, अब आपने उन पर जो आरोप लगाया है उसका जवाब सुन लीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगी। शिवम त्यागी, अब बीच में नहीं प्लीज। हाँ शिवम त्यागी, थैंक यू। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, कहते गुजरात में लाखों की भीड़ थी राहुल गांधी के पीछे। अरे भैया, झूठ बोलने से पहले थोड़ी शिकन तो चेहरे पर आनी चाहिए। लाखों तो उस आदमी, पूरी पार्टी खड़ी हो जाएगी जब लाखों की भीड़ ना आए तुम लोगों के पीछे। और एक और चीज इन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग कही कि देखिए, तानाशाही नहीं होती है, यही तो लोकतंत्र होता है। आज से पहले जब तक ये बात करते थे तो हमेशा यही कहते थे बीजेपी में तानाशाही है, तानाशाही है, तानाशाही है। अब 2 दल उठकर अपनी बात रख रहे हैं तो कहते यही तो लोकतंत्र होता है। हम भी यही कहते थे, पार्टी और गठबंधन में हमारे कहीं तानाशाही नहीं है। एक और चीज उन्होंने कही कि पिक कर करके प्रवक्ताओं को लाया जाता है, 42 के 42 प्रवक्ताओं को अगर यहां पर लाया जाए तो देखेंगे कितनी दिक्कतें गठबंधन में है, हमारे एनडीए में 42 आ गए तो आपका नंबर कहां आएगा। वैसे ही दिन रात मीडिया को गाली देते रहते हो और कहोगे कि देखिए हमें मौका नहीं मिला। अब विषय पर आता हूं, मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं। आपने कहा ना कि संवाद से चीजें स्थापित होती है, करिए ममता दीदी से संवाद, जो बराबर में कुर्सी लगाकर बैठती थी सोनिया गांधी की, सारी सीटों पर सीटें अनाउंस कर दी उन्होंने, टिकट। क्या संवाद करेंगे आप उनसे, बताइए मुझे। एनी राजा वायनाड से जाकर खड़ी कर दी। एक तो राहुल गांधी बेचारे इधर अमेठी में जमानत नहीं बचा पा रहे, वायनाड की सीट और रिस्क हो गई। करिए उनसे संवाद, क्या संवाद के बाद टिकट अनाउंस होते हैं। लोग आपको ब्लैकमेल करके टिकट अनाउंस कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी ने पहले अनाउंस कर दिया था कि देखिए भैया ये तो मेरा है। यहां पर अभी ममता दीदी ने कर दिया, कहते ये तो भैया मेरा है। लेफ्ट वालों ने कर दिया ये तो भैया मेरा है। कहां लड़ोगे भाई, हिंदुस्तान में ही लड़ना है, इटली में चुनाव नहीं हो रहे हैं। आप करते रहिए यात्रा। जनता और नेता और लोग और इनके खुद के अलायंस के लोग इनको आज एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। एक चीज इनको माननी पड़ेगी कि राहुल गांधी की लीडरशिप इस समय ना तो कोई पार्टी और ना कोई देश की जनता एक्सेप्ट करने को तैयार है। ठीक है अजय जी जवाब दीजिए इसका। पहली बात की रीमा जी, आपके जो दर्शक हैं बड़े बुद्धिमान हैं और मुझे लगता है कि दर्शक समझते हैं सभी बातों को। एक तो हमारा संस्कार नहीं है ऐसा, भाजपा का संस्कार है तुम ताम कहने का। तो मेरे एज में बहुत छोटे हैं, छोटे भाई हैं, उनको मैं फिर भी कहूंगा कि आप ही कहूंगा, आप वाले ही हम संस्कार वाले लोग हैं। अब बात आती है बाकी चीजों की। नहीं, लेकिन राहुल गांधी तो नरेंद्र मोदी के लिए भी तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। कहाँ राहुल गांधी देने लगती है रीमा जी। नहीं, नरेंद्र मोदी की एज तो उनसे बहुत ज्यादा है ना, लेकिन वो बोलते हैं, मेरे को भी बड़ा अजीब लगता है। हाँ। हम तो आप कह रहे हैं, चूंकि उन्होंने तुम ताम 2 बार यूज किया तो मैंने इसलिए बात कही। मेरे संस्कार में तुम नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। हो सकता है पश्चिम के लोगों को बातचीत में अपने पिताजी को भी तुम कहते हैं, एज उज का अंतर नहीं वहां होता है, कोई बात नहीं। अपने जहां तक बात है, हाँ सुनिए ना भाई, सुनिए ना भाई, अरे भाई सुनिए ना। तुम ताम बोलने की आदत आपको अपने घर में दिया है क्या? अपने पिताजी बड़े भाई को बोलते हो तुम ताम क्या?
बताइए। अरे बोलते हो अच्छा, तुम मैं साहब। 2 मिनट में मैं वापस लौट रही हूँ। एक छोटा सा घर में हमें एक कार्यक्रम में चलना होगा जरा, गृह मंत्री अमित शाह के, उसके बाद मैं लौट कर आती हूँ आपके पास। श्री R.K. जैन जी, कमल किशोर जी, श्री रविशंकर जी, और आज इस कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित सभी दिल्ली के नगरजनों और विशेषकर दिल्ली के ग्रामीण इलाके से आए हुए प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी को प्रणाम, राम राम। मित्रों, आज दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज दिल्ली के 41 गांवों में पाइपलाइन से गैस पहुंचने की शुरुआत हो रही। अभी हम देख रहे थे, कुछ 2-3 गांवों में गृहिणियों से बात भी की, उनके चेहरे गैस की गर्मी और प्रकाश से बड़े तेजोमय दिखते थे। बहुत आनंद दिखता था कि अब कोई परेशानी नहीं होगी, गैस का सिलेंडर खत्म हो जाएगा, आने में देर लगेगी, बुक कराना भूल गए, नहीं भूल गए, और दाम भी कम होंगे, तो कितने भी मेहमान आ जाए, अब दिल्ली की महिलाओं को चिंता करने की जरूरत नहीं है। 24 आवर गैस नल से, पाइप से आपके घर में उपलब्ध हो जाएगा। और इसके साथ साथ 178 गांव के विभिन्न विकास कार्यक्रमों की भी आज यहां से एक प्रकार से शुरुआत हुई। दिल्ली के गांव बहुत समय तक पसोपस में रहे, ना कॉरपोरेशन चिंता करता था, ना इनके लिए कोई फंड का अलॉटमेंट होता था, सुविधाएं तो थी मगर इसका उपयोग नहीं होता था। रेवेन्यू का जो पद्धति है, इसके हिसाब से लगभग 900 करोड़ रुपया ये गांवों के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए और जीवन स्तर को अच्छा करने के लिए आवंटित किए गए, मगर इसका कोई उपयोग नहीं होता था। आज मैं सक्सेना जी को हृदय से बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने वो 900 करोड़ रुपए का खर्च की शुरुआत की। मित्र, मोदी जी ने ये 10 साल के अंदर देश में एक नए कल्चर की शुरुआत की। पहले बहुत सारे वादे किए जाते थे, न देश की जनता वादों का हिसाब किताब मांगती थी, न राजनेता हिसाब किताब लेकर जाते थे, मगर मोदी जी ने जो कहा वो किया। इसको सिर्फ उक्ति नहीं धरातल पर उतारने का काम किया था। ऐसे बड़े बड़े काम जो कोई सोच नहीं सकता। एक 10 साल के अंदर देश की 13 करोड़ माताओं को गैस का सिलेंडर देने का काम किया। लगभग 1 करोड़ लोगों को घर में पाइप से गैस पहुंचाया। देश के 14 करोड़ लोगों में के घरों में नल से जल पहुंचाने का काम किया। 14 करोड़ के करीब करीब शौचालय बनाए, 3 करोड़ से ज्यादा घर बनाए, 60 करोड़ लोगों को, गरीबों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज मुफ्त देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और 60 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य का पूरा खर्चा आज नरेंद्र मोदी सरकार उठा रही। ये 10 साल भारत के गरीबों के कल्याण के 10 साल रहे। ये 10 साल भारत के गांव के विकास के 10 साल रहे। शहर और गांव के बीच के जीवन का अंतर मानो समाप्त करने के लिए मोदी जी ने हर एक कदम उठाए और इसके अच्छे नतीजे आए। और इसी के कारण आज लद्दाख से लेकर लक्षद्वीप तक, कामाख्या से लेकर द्वारका तक, किसान से लेकर विज्ञान तक, नई शिक्षा नीति से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक, सौर ऊर्जा से लेकर पीएनजी तक, हर स्वप्न जो भारत के नागरिक का था वो पूरा करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया था। मैं भारतीय जनता पार्टी का बचपन से कार्यकर्ता हूं। जितनी भी बार हमारा घोषणा पत्र घोषित होता था, हमें पत्रकार खुद ताने जरूर लगाते थे।
कि आपके घोषणा पत्र के पहले 3 पेज तो 1950 से लेकर आप घूम रहे हो, मगर पूरा नहीं हो रहा है। उनकी बात भी सही थी, क्योंकि ना हमारे पास अधिकार था, ना सत्ता थी। मैं जब पार्टी का अध्यक्ष बना, तब भी 19 में जब घोषणा पत्र रखा, तब भी ये सवाल आया। मैंने उनको उस वक्त कहा था कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, और मैं आशा करता हूं कि अगली बार आएंगे तब नए ही पन्ने लेकर आएंगे। और मित्रों, धारा 370 हटाने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने समाप्त कर दिया। कई लोग कहते थे कि धारा 370 हट नहीं सकती। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को इस देश के संविधान से धारा 370 को समाप्त कर कर हमेशा के लिए कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाने का काम। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि हमारे जीवन में अयोध्या में रामलल्ला का भव्य मंदिर हम देख पाएंगे, इसकी कोई कल्पना नहीं। 500 साल की लड़ाई, 500 साल की लड़ाई, पीढ़ियां खत्म हो गई, लाखों लाखों लोग शहीद हो गए, मगर रामलल्ला को अपना घर नहीं दे पाए थे। मोदी जी ने गरीब को तो घर दिया ही, 3 करोड़ गरीबों को घर दिया। इसके साथ रामलल्ला को भी अपना भव्य मंदिर बनाने का काम इसी समय में समाप्त हो। ट्रिपल तलाक समाप्त करना हो, कोई यूसीसी लाना हो, हर भारतीय जनता पार्टी के चुनाव के एजेंडे को नरेंद्र मोदी जी ने समाप्त कर कर एक नई उत्साह, नई आशा और नए उमंग का वातावरण पूरे देश भर में बनाया है। और इसी के कारण आज देश नए विश्वास के साथ 2047 में पूर्ण विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत और भारत माता को विश्व गुरु के स्थान पर बिठाने के लिए एक विश्वास के साथ आगे हुए। ये परिवर्तन जो आया है, उसी की एक कड़ी में देश में एक प्रकार से एनर्जी पॉवर्टी भी थी, ऊर्जा की गरीबी थी। इसकी जगह एनर्जी की सिक्योरिटी में लाने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, उज्ज्वला का घर हर घर में पहुंचना, 13 करोड़ लोगों के घर में गैस के सिलेंडर 10 साल में पहुंचे, 1.5 करोड़ लोगों के घर में पाइप से गैस पहुंचा और 3 करोड़ लोगों को बिजली देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। सीएनजी बसें, मेट्रो सेवा, नई ट्रेन की सेवाएं, नागरिकों का आवागमन भी बहुत सरल बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और पीएम सूर्यघर योजना से गरीब के घर पर सौर ऊर्जा का संयंत्र लगाकर 300 यूनिट तक उसको फ्री ऑफ कॉस्ट सौर ऊर्जा मिल जाए, इस प्रकार की व्यवस्था भी नरेंद्र मोदी जी लेकर आए हैं। एक प्रकार से एनर्जी की दृष्टि से गरीब को और देश को, दोनों को आत्मनिर्भर करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज मैं दिल्ली के 41 गांवों के सभी गांव वासियों को और विशेषकर माताओं बहनों को और बच्चियों को, जिनका हर रोज रसोई में काम होता है, इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं, क्योंकि आज आपके घर में पीएनजी गैस पाइप से पहुंचना शुरू हो गया है। ये बहुत बड़ी सरलता है। मित्रों, अहमदाबाद में जब पाइप से गैस की शुरुआत हुई 2006 में, मुझे मालूम है गैस घर में से गया, गैस का सिलेंडर गया और कनेक्शन आया, घर में कितना उत्साह था। आज दिल्ली के 41 गांवों की रसोइयों में पीएनजी कनेक्शन प्रदान कर दिया गया है और एक प्रकार से 24/7 घंटा आपको अब गैस उपलब्ध हो जाएगी। मैं इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड को भी बधाई देता हूं कि आपने द्रुत गति से एक काम को भी बहुत अच्छे तरीके से किया है। मित्रों, दिल्ली ग्रामोदय अभियान लगभग 178 गांवों में आज 383 करोड़ रुपए के काम आज यहां मेरे हाथ से लोकार्पण और शुरुआत हुई है। मैं इसके लिए केवल और केवल
सक्सेना जी का उत्साह को जिम्मेदार मानता हूं। उन्होंने मुझे 4 महीने पहले फोन किया था, हम शुरू करें, मैं को करो भैया। मुझे लगा अब चुनाव के बाद ही होगा, मगर अब चुनाव की घोषणा भी अभी बाकी है। उसके पहले पूरी कार्य योजना तैयार, फंड उपलब्ध, टेंडर निकल गए और आज से काम की शुरुआत हो रही है। ये बहुत द्रुत गति से हुआ है। सक्सेना जी, आपको बहुत बहुत बधाई। बेहतर सड़कें, तालाबों का निर्माण, वृक्षारोपण, जल निकाइयां, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज पंपिंग स्टेशन, पेयजल की सुविधाएं, ड्रेनेज का कार्य, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के प्रावधान, पार्क, खेल के मैदान, सामुदायिक भवन, ग्रामीण पुस्तकालय, बच्चों को एग्जाम की तैयारी करने के लिए रीडिंग रूम, सोलर स्ट्रीट लाइट, सीसीटीवी कैमरे और चारागाहों का निर्माण पशुओं के लिए। ये सारे कामों को समाहित कर एक दृष्टि के साथ, एक विजन के साथ आज ये 383 करोड़ रुपए का काम का शुरुआत हुआ है। इससे मुझे विश्वास है कि सारे 178 गांवों में बहुत बड़ा फर्क आएगा। मित्रों, आज मैं जब दिल्ली में आया हूं तब दिल्ली की राजनीति की भी बात जरूर करना चाहता हूं। राजनीति में मित्रों 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक जो कहते हैं वो करते हैं और दूसरे प्रकार के लोग होते हैं कहते हैं उससे बिल्कुल उल्टा करते हैं। अब दिल्ली में ही दोनों प्रकार के लोग हैं। नरेंद्र मोदी जी है जो कहते हैं वो करते हैं और एक ही टर्म में पूरा कर छोड़ते हैं, और दूसरी ओर हमारे मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब हैं। उन्होंने जो जो कहा वो कभी नहीं किया। मैं जरा आज उनको याद कराना चाहता हूं। मैं उस वक्त दिल्ली में ही रहता था, अन्ना का आंदोलन चल रहा था। मंच पर से बड़े जोर जोर से कहते थे कि हम कभी राजनीति में नहीं जाएंगे, हमारा भरोसा करिए। यही केजरीवाल कहते थे। और 26 नवंबर 2012 को उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी बना दी। अन्ना बेचारे वहीं के वहीं बैठे हैं और वो मुख्यमंत्री बन गए। बोले उन्होंने कहा था मैं कभी मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, 3 बार मुख्यमंत्री बने। उन्होंने पूरी चुनाव कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े। आज मोदी जी के सामने लड़ने के लिए कांग्रेस की गोदी में बैठकर कांग्रेस के भ्रष्टाचार की वाहवाही कर रहे हैं। हलफनामे में कहा था कि हम वीवीआईपी की सुविधाएं नहीं लेंगे। सरकारी बंगला लिया, सरकारी गाड़ियां ली, सुरक्षा ली। बंगला लिया तो लिया, शीला दीक्षित जी ने बिचारी ने जो बनाया हुआ था वो बंगले को बुलडोजर से तोड़कर एक शीश महल बनाया, करोड़ों रुपए का खर्चा कर। केजरीवाल जी, जरा आप याद करिए आपने क्या कहा था। जन लोकपाल के लिए आपने आंदोलन किया था, उसकी धज्जियां उड़ाने का काम किया। शीला दीक्षित के खिलाफ भ्रष्टाचार पे कदम उठाएंगे, अब तक चुप्पी साधे हुए हैं। और शीला जी की भ्रष्टाचारी कांग्रेस पार्टी के साथ आपने गठबंधन कर दिया और आज दिल्ली में फिर से एक बार आप भ्रष्टाचार की गंगा बहाने का काम किया। मित्रों, इनकी ये जो एनजीओ से मुख्यमंत्री तक की सफर है वो केवल और केवल वादा खिलाफी, झूठ बोलना, बार बार बोलना और सार्वजनिक रूप से झूठ बोलने से भरी हुई सफर है। और उनके भ्रष्टाचार के लिए भी आज कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार की हम बात करते हैं। कॉल ब्लॉक हो, कॉमनवेल्थ हो, 2G का घोटाला हो, शारदा चिट फंड, INX मीडिया, एयरसेल, अंतरिक्ष, लैंड फॉर जॉब, पंचकुला गुड़गांव में भूमि का आवंटन, जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन, एम्ब्रायर डील, हॉक एयरक्राफ्ट, ऑगस्टा वेटलैंड, बोफर्स, मारुति घोटाला, ये सारे घोटाले की निंदा करने वाले केजरीवाल जी स्वयं आज क्या हुआ बताइए मुझे। दिल्ली में शराब घोटाला हुआ। ये शराब घोटाले में मुझे एक बात पर दिल्ली वासियों का खास ध्यान दिलाना है। पहली बार देश में ऐसा हुआ है कि किसी राज्य का शिक्षा मंत्री
शराब घोटाले में जेल में गया है, जिनका काम शिक्षा का प्रचार और प्रसार करने का था, उन्होंने शराब का प्रचार और प्रसार करा, 2875 करोड़ का घपला किया और आज जेल में बैठे हैं। मनीष सिसोदिया भी जेल में, संजय सिंह जेल में, केजरीवाल जाते नहीं है जवाब देने के लिए। दिल्ली जल बोर्ड 78,000 करोड़ का घोटाला, बंगला घोटाला 125 करोड़ का, और शीश महल के रिपेयरिंग में 9 करोड़ का घोटाला, क्लासरूम घोटाला लगभग बने ही नहीं, और 5,000 करोड़ का हेरफेर है। मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर घोटाला किया, नकली दवाई के वितरण पर घोटाला किया, लेबोरेटरी के टेस्ट में घोटाला किया, सार्वजनिक वाहनों में लगाने वाले पैनिक बटन में घोटाला किया, बस खरीदी की योजना में घोटाला किया, और ये कहते हैं कि हम कट्टर ईमानदार व्यक्ति हैं। अब किसी पहले दूसरी कक्षा के शिक्षक को कट्टर ईमानदार की व्याख्या समझाते दिक्कत आ जाए, ऐसा केजरीवाल जी आपने कर दिया है। इतने सारे घोटालों की सीरीज दिल्ली में की है, और अब वो राष्ट्रीय चुनाव लड़ने के लिए अंत में कांग्रेस की गोदी में बैठ गए। जिस कांग्रेस को गाली बोलकर आप सत्ता पर आए थे, दिल्ली की जनता को कहा था हम भ्रष्टाचार से मुक्त करेंगे, आपने तो स्वयं भ्रष्टाचार किया ही किया। इसके साथ में कांग्रेस के भ्रष्टाचार को एक्नॉलेज करने का काम भी केजरीवाल जी आप कर रहे हो। आप ऐसा मत मानिए कि कोई नहीं देखता है, ये जनता है जो सब जानती है। आने वाले चुनाव में आपको मालूम पड़ेगा, आप कितने भी नियम नीति छोड़कर गठबंधन करिए, आएगा तो मोदी ही 400 पार कर तीसरी बार मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। मैं पूरे देश का दौरा किया है, 125 से ज्यादा सीटों पर गया हूं। मैं आपको बताता हूं मित्रों, उत्तर गया, दक्षिण गया, पूरब गया, पश्चिम गया, मध्य में रहा, हर जगह पे आज युवा हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, सभी लोग नरेंद्र मोदी के समर्थन में खड़े हुए दिखते हैं, क्योंकि 10 साल के अंदर मोदी जी ने देश को समृद्ध किया है, शिक्षित किया है, मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है, और इस देश से आतंकवाद और नक्सलवाद को समाप्त करने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और इसके कारण एक विश्वास बना है, पूरी दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है। पूरी दुनिया हर समस्या के समाधान के लिए भारत और भारत के प्रधानमंत्री के सामने देख रही है, बड़ी आशाओं के साथ देख रही है। ये विश्वास, ये 10 साल में जो परिवर्तन किया है, इसके कारण जनता का भरोसा नरेंद्र मोदी जी पर बना है। केजरीवाल जी, आप कांग्रेस के साथ जाओ या कांग्रेस में मर्ज ही हो जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 0 + 0 0 ही होता है, कुछ नहीं होता है। मित्रों, आज डीडीए, सक्सेना जी और इंद्रप्रस्थ गैस तीनों ने बहुत बड़ा सुंदर कार्य दिल्ली की जनता के लिए आरंभ किया है। मेरी तीनों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और विशेषकर जो 41 गांवों की महिलाओं को घर में नल से गैस आ गया है, उनको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। भारत माता की जय। ऐलान किया कि दिल्ली की जनता सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनना चाहती है, और उन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया है, जिसके बाद इस बार एनडीए 400 पार, ये जो नारा दिया जा रहा है, ये साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। और साथ ही उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधा और कहा कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, दिल्ली की जनता उन्हें इस बार ठुकराएगी, और पूरी तरह से जो 400 पार बीजेपी को सीटें मिलने वाली हैं, इसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने इस कार्यक्रम में बात की। और इससे पहले भी हमने देखा कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह जब उन्होंने दिल्ली द्वारका एक्सप्रेसवे उसकी शुरुआत की थी, उसको हरी झंडी दिखाई थी, उस समारोह में भी प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर 400 पार का नारा दिया था और कहा था कि ये सरकार जो है, ये काम करना
कैसे चाहिए वो दिखा रही है, जबकि पुरानी सरकार जो थी वो सिर्फ शिलान्यास करना जानती थी और इसके अलावा नेगेटिविटी का शिकार थी। चलिए, हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से मैं अपने मेहमानों का रुख करना चाहूंगी, क्योंकि इससे पहले हम जिस पर बात कर रहे थे, विजय कृष्णा जी, आप कुछ कहना चाहते थे। चलिए, पहले आप अपनी बात रखिए, फिर मैं उसके बाद आऊंगी। आप समझिए, बीजेपी और शिवसेना की जो गठबंधन है वो आत्मीय बंधन है। 1, 2, 3 सीटों के लिए विभेद हो सकते हैं, परंतु हमारा मुख्य उद्देश्य है कि नरेंद्र मोदी जी हैट्रिक करके, जैसा चेतन शर्मा जी ने हैट्रिक किया है, जैसा नरेंद्र मोदी जी हैट्रिक करेगा तो ही। कारण है कि जो कांग्रेस, आज का कांग्रेस आके पुरातन काल में जो स्वतंत्र समर योद्धाओं ने लड़ा है वो कांग्रेस नहीं है। कुछ दिन पहले हमने क्या सुना है, नीलगिरी एमपी डीएमके एमपी ने मेरा राम को छी बोला है। कहां है राहुल गांधी जी का खंडन? कहां है सुप्रिया सिन्हा जी का खंडन? ही वो अच्छी बात नहीं है। मुख्य उद्देश्य यह है कि मैंने इस देश में मैंने जन्म लिया है, मैं भारत से विश्वास रखना है, लेकिन कर्नाटक असेंबली में कुछ लोग आके पाकिस्तान जिंदाबाद नारा लगाते हैं। इसके बावजूद भी कांग्रेस को कोई चिंतन नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि शिवसेना शिंदे जी के और बीजेपी के विभेद में क्या हो सकता है, वो विषय नहीं है। हम 400 पार करेंगे। जो उस काल में हम स्वर्ण युग के बारे में, हमने विक्रमादित्य काल में स्वर्ण युग के बारे में सोचे थे, जो गुप्त काल में स्वर्ण युग के बारे में सोचे थे, राम राज लाएंगे। सभी लोगों को, जो गरीब है वो शोषित है, बिना जाति गणन के अनुसार नहीं, जो गरीब है वो शोषित है, जो महिला है उन लोगों के बारे में हम सोचकर इस देश की सेवा करेंगे। तालमेल हो रहा है सीटों का, जिसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, कब तक आप दोनों का तालमेल हो जाएगा? क्योंकि एनसीपी को लेकर के भी अभी तक सवाल है ना कि अजीत पवार अलग सीटें मांग रहे हैं, उनके साथ भी तालमेल नहीं हो पा रहा है। देखिए, मैं यही कहना चाहता हूं, ये बहुत छोटी सी बात है, क्योंकि हमारा शत्रु जो है वो पाकिस्तान की आवाज यहां लाना चाहते हैं। इसलिए हम 1-2 सीटों के लिए कोई प्रश्न उठाने वाले नहीं। मैं भी शिवसैनिक हूं। जो पक्ष प्रमुख शिंदे जी एक मुद्दा लेगा, मैं कह रहा हूं 48 सीट्स में कहीं पर ये जो महाविकृत आघाड़ी है वो नहीं जीत पाएंगे, ये सच है। नहीं, ये तो सच है, लेकिन आपके बीच में तालमेल पूरा हो चुका है या कब तक इंतजार करना पड़ेगा? ये बातचीत होता ही रहता है। मैं ये इसके लिए मैं जवाबदारी नहीं हूं। आपको 1 दिन में या 2 दिन में जरूर आप अखबार में पढ़ेंगे, इसलिए मैं कह रहा हूं थोड़ा ठहरिए। अंत में समय खत्म हो रहा है, मैं बस चलते चलते आपसे ये जरूर जानना चाहूंगी कि एक रूमर ये भी चल रहा है कि क्या संजय निरुपम आपकी पार्टी में आ रहे हैं या बीजेपी की तरफ जाने वाले हैं, जिस तरह की बातचीत संजय निरुपम कर रहे हैं? आप मुझसे पूछ रहे हैं जी? जो आप देख रहे हैं, हमको आज इतना फास्ट में आ रहा है। जो कांग्रेस में काम करने वाले लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। अगर इतना सीनियर लीडर संजय निरुपम जी शिवसेना में आने के लिए उत्साहित है तो हम जरूर आह्वान करेंगे। जय भवानी जय शिवाजी नारा रखने से कितना पुण्य मिल जाएगा संजय निरुपम जी को, कभी भी स्वागत है। ठीक है विजय जी, ये भी जरा बता ही दीजिए कि कितनी सीटें लग रही हैं इस बार महाराष्ट्र में आप लोगों की आने वाली हैं? हमारा शिवसैनिकों की आशा है कि हमको 24 सीट मिलनी चाहिए। जो 2019 में हमने 23 सीटों में लड़े हैं, वही हम एक मांग रखते हैं कि पूरा बीजेपी आके पूरा देश में लड़ रहा है। तमिलनाडु में एक सर्वे के अनुसार उसको उन लोगों को 15% से ज्यादा वहां वोट मिल रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं, जब आपको 1% वोटिंग है आंध्र प्रदेश में, आप आके 5 सीटों में लड़ रहे हैं। इसलिए हम कह रहे हैं आपको और एक राष्ट्रों में आप 5 सीट ला सकते हैं, लेकिन शिवसेना के पूरा देश में नहीं लड़ रहे। इसलिए हम कह रहे हैं आप हमको 23 सीट्स दीजिए
नहीं तो 24 सीट्स दीजिए, 13-12 सीटों से कोई इसमें कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि हमको अक्टूबर में भी हम जीतना ही पड़ेगा। फिर आके यह महायुति सरकार 5 साल चलना ही पड़ेगा। और जब महाराष्ट्र बढ़ेगा देश बढ़ेगा। आपको मालूम है मुंबई से ही हमको 1/5 का रेवेन्यू आता है देश के लिए, इसलिए महाराष्ट्र बहुत मुख्यत्व लेता है, महाराष्ट्र को बचाना है। बहुत बहुत शुक्रिया विजय कृष्णा जी, आप 5 की पंचायत में हमारे साथ जुड़े। और इसीलिए जो है मुद्दा बनता है वो यही है कि सीटों का जो तालमेल है वो जल्द से जल्द हो जाए। एनडीए की तरफ से तो लगभग हो ही गया है, अब इंडिया अलायंस जो है वहां पर जो सिर फुटअव्वल है उसको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में एनडीए जिसने 400 पार का नारा दे दिया है उसका मुकाबला करने में काफी हद तक कमजोर पड़ता हुआ दिख रहा है एनडीए गठबंधन। और दूसरी तरफ जिस तरह से महाराष्ट्र में जो संजय निरुपम पार्टी के वरिष्ठ नेता वो बौखला चुके हैं इस बात को लेकर कि उद्धव ठाकरे ने अपने एक कैंडिडेट को कांग्रेस की रजामंदी के बगैर ही घोषित कर दिया है, तो वहां पर अब तालमेल कैसे होगा। दूसरी तरफ शरद पवार, उन्होंने भी बिना तालमेल के सुप्रिया सूले को भी मैदान में उतार दिया और तमाम जो उम्मीदवार हैं वो मैदान में उतारे जा रहे हैं। इसके बाद अब जो निगाहें लगी हुई हैं वो इसी बात को लेकर लगी हैं कि क्या महाराष्ट्र में भी महाविकास आघाड़ी जो कि कांग्रेस और शिवसेना जो पुरानी वाली थी, जो अब उद्धव गुट वाली है, उनके साथ में जो तालमेल था क्या वो भी चल पाएगा या फिर टूट जाएगा। आज 5 की पंचायत में इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।